नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत और एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में, जिसके माध्यम से उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरों को आप लोगों के सामने लाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, आज इसी कड़ी में हम लोग चंपावत मुख्य शहर में एकदम बीचों बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह पे इस समय खड़े हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये राजाबुंगा का किला है और ये वही किला है जिसको चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद ने बनवाया था जब उन्होंने इस क्षेत्र में अपने चंद राजवंश की स्थापना करी थी और चंपावत को अपनी राजधानी बनाया था और यहीं से अपने प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने के लिए उन्होंने इसी राजाबुंगे के किले का निर्माण किया और हम इस समय ठीक उसके पश्चिमी द्वार के सामने खड़े हैं। और यहाँ हमारे आने का जो मकसद है वो मकसद है इस क्षेत्र में ये नागनाथ धाम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये नागनाथ मंदिर और ये राजाबुंगा का किला दोनों एक दूसरे से बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हैं, आइए उस कहानी को हम लोग देखें। तो स्वागत है आपका नागनाथ मंदिर परिसर में, नागनाथ बाबा की धुनी में, अथवा यूं कहे कि नागनाथ मंदिर में। तो नागनाथ बाबा कनफटा संप्रदाय के एक सिद्ध पुरुष थे और देवलगढ़ गढ़वाल के सिद्ध सत्यनाथ के शिष्य थे। तो वो यहाँ पर पहले एक टीला था, थोड़ा सा उजाड़ ये क्षेत्र था, और वहां पर वो तपस्या करते थे। और मेरे बगल में जो आप ये राजाबुंगा का किला देख रहे हैं, जिसको चंद वंश के संस्थापक सोमचंद्र के द्वारा बनाया गया था, इसके पश्चिमी द्वार के समीप हम लोग खड़े हुए हैं। तो ये राजा कीर्तिचंद उस समय 1488 से 1503 ईस्वी में यहाँ पर शासन करते थे। उनके पिता रत्नचंद जो चंद वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे, जिन्होंने डोटी का राज्य और सोर का परगना इस कुमाऊं क्षेत्र में मिलाया। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जब राजा कीर्तिचंद गद्दी पर बैठते हैं तो डोटी के जो शासक थे वो पुनः बगावत करने लगते हैं और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं और बार बार इस कुमाऊं के क्षेत्र पर, चंपावत के क्षेत्र पर आक्रमण करते रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में राजा इन्हीं लड़ाई झगड़ों में उलझा रहा और बार बार संघर्ष करने के बाद भी उसको विजय हासिल नहीं हो रही थी। तभी इसी किले के बगल में, जहां पर नागनाथ बाबा अपनी धुनी रमाते थे, तपस्या करते थे, उनके पास राजा गया उनसे परामर्श लेने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो नागनाथ बाबा ने एक चमत्कारिक चाबुक या छड़ी उनको प्रदान करी और कहा कि इसको अपने सेनापति को दे देना और युद्ध क्षेत्र में भेज देना। तो सेनापति वह अमुक चाबुक लेकर युद्ध क्षेत्र में जाता है और राजा कीर्तिचंद्र की सेना टोटी के शासक को परास्त कर देती है। तो यहाँ से राजा के मन में नागनाथ बाबा के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ता है और उसके पश्चात वो इस क्षेत्र में नागनाथ बाबा के लिए इस स्थान को साफ कराता है, स्वच्छ कराता है और उनकी तपस्या के लिए एक सुगम क्षेत्र में इस स्थान को परिणत कर देता है और बाद में यहाँ पर उनका एक मंदिर भी बनाता है। तो जिसको हम लोग अभी धीरे आगे देखेंगे इसको कि अभी भी उस मंदिर के अवशेष यहाँ पर मौजूद है। और इस मंदिर की जो सबसे खास बात है वो है यहाँ की काष्ठ कला और जो पर्वतीय जो प्रस्तर कला होती थी, उन दोनों को समन्वित करते हुए इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो आइए इस मंदिर में चलते हैं और जानते हैं इस मंदिर से जुड़े हुए और दिलचस्प किस्से, इस मंदिर में और कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग है और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये मंदिर ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस मंदिर के परिसर में इसके घंटे में एक ऐतिहासिक लेख है और साथ साथ इसकी दीवारों पर भी लेख है। तो आइए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी हुई अन्य महत्वपूर्ण बातों को। और चंपावत क्षेत्र का शायद ही ऐसा कोई धार्मिक महोत्सव या कोई लोक पर्व होगा जो इस मंदिर से संचालित ना होता हो अथवा इस मंदिर से जुड़ा ना होता हो। तो बहुत महत्वपूर्ण ये स्थान है और नागनाथ बाबा एक सिद्ध बाबा के रूप में यहाँ जाने जाते हैं और लोग देवता के रूप में भी यहाँ पे पूजे जाते हैं। तो आइए, तो हमारे साथ इस समय नागनाथ मंदिर के पुजारी श्री तरुण रावल जी है। तो आइए उनसे जानते हैं इस नागनाथ बाबा के मंदिर का इतिहास, इससे जुड़े हुए दिलचस्प किस्से और किस तरीके से ये स्थान इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ऐतिहासिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से। तो आइए मिलते हैं श्री तरुण रावल जी से। तरुण जी नमस्कार, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। तो तरुण जी, ये नागनाथ बाबा का ये धाम है और इस क्षेत्र में काफी मान्यता है क्योंकि ये चंद राजाओं के शासन का, उनकी विजयों का ऐतिहासिक साक्षी रह चुका है।
तो क्या कहानी है, किस रूप से नागनाथ बाबा चंद राजाओं से जुड़े हुए? जो राजा थे मतलब उनकी मतलब हारी अधिकतर होती थी। जी तो जो नागनाथ बाबा थे वो मतलब यहाँ आए। नागनाथ बाबा ने उस टाइम पे जो राजा थे कीर्ति चंद जी, उनके जो सेनापति थे उनको एक दिव्य छड़ी या चाबुक कहिए उनको दी जी और कहा कि अपने सेनापति को इनको लेके रण में भेजो जी जिससे आपकी जीत होगी। जी तो राजा ने भी वैसा ही किया, बाबा के आज्ञा भागे राजा ने भी उनको छड़ी दी और सेनापति को भेजा। जहाँ जहाँ भी सेनापति उस छड़ी को लेके जाता तो राजा की जीत ही होती थी। राजा की मतलब गहरी आस्था नागनाथ बाबा पे हो गई। जी तो नागनाथ बाबा को मतलब राजा बहुत मानने लगा और अपने मतलब गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया। उनको यहाँ मंदिर भी दिया, उनको स्थान दिया यहाँ उनके लिए क्या कहते हैं यहाँ पर मंदिर की स्थापना करी। जिस टाइम पर नागनाथ बाबा थे वो यहीं पर तपस्या भी करते थे और उनकी समाधि भी यहाँ पीछे बनी हुई है। जी तो जो राजा थे, राजा ने उस टाइम पे जो राजा थे, राजा अपने संग जब राजा थे तो राजा मूल था डोटी के थे। डोटी से राजा आए तो अपने संग राजा अपने देवी देवता को भी लाए। जी जो मुख्यतः राजा के देवता थे भैरव और काली, जो राजा थे वो अपने संग डोटी से मुख्यतः रूप से लाके उन्होंने यहाँ स्थापित किया। कहा जाता है कि मुख्य रूप से जो काली माता का स्थान है और भैरव बाबा का स्थान है मूल यही माना जाता है, यहीं से सभी जगह गई हुई है। और जो नागनाथ बाबा थे उनकी जो बाद में थे उन्होंने यहाँ जिंदी समाधि भी दी जो कि पीछे है। जी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे नागनाथ बाबा जी की समाधि है। जी जो उसके बाद इसमें मुख्यतः रूप से ये मंदिर का निर्माण किया गया जी, है जी। पुरानी वास्तुकला में। जी जो हमारे नागनाथ बाबा थे कहते हैं कि उन्होंने यहाँ पर जिंदा समाधि ली थी, जीवी समाधि। जीवित समाधि ली थी। जी और कहते हैं कि राजा को फिर वो उनका दर्शन हरिद्वार में हुआ था। जी तो हरिद्वार में जब राजा को उनका दर्शन हुआ तो राजा ने उनसे पूछा महाराज कि आपका नाम क्या है, अपने बारे में कुछ जानकारी दें। जी। तो उन्होंने राजा से कहा आप वहीं मेरी समाधि में जाना जी और जो चीज़ आपको वहाँ दिखेगा वही मैं हूँ। जी तो यहाँ उनको साक्षात नाग के दर्शन हुए। जी तो उसी नाम से ही मंदिर का नाम पड़ा, उनका नागनाथ बाबा नाम से नाम भी पड़ा और मुख्यतः इस मंदिर का नाम भी उन्हीं के नाम से पड़ा। जी। तो राहुल जी, यहाँ किन किन अवसरों पर यहाँ पर पूजा पाठ होते हैं? पूजा पाठ मुख्यतः यहाँ सभी जो हमारे पहाड़ी मुख्य रूप से त्यौहार होते हैं उनमें जी जैसे आपको नवरात्रि में, साल की दोनों नवरात्रि में, जी शिवरात्रि में, आपकी जन्माष्टमी के टाइम पे, नंदाष्टमी। नंदाष्टमी के टाइम पे, आपके हरेले के टाइम पे, जी। मुख्यतः जितने भी पहाड़ में पर्व तीज होते हैं उस जी। टाइम पे यहाँ मुख्य रूप से पूजा जैसे- करते हैं। फूल डोल का जो मेला था यहाँ पर पहले जो चंपाव तहसील थी उस टाइम पे मतलब चंपाव जिला नहीं था। जी। उस टाइम के जो यहाँ पर के तत्कालीन जो तहसीलदार थे जी उनके द्वारा ये मेला फूल डोल का मेला प्रारंभ किया गया था। जी और तभी से ये प्रथा चलती हुई आ रही है जी तहसीलदार जी के टाइम से, जी पुरातन टाइम से। जी। तो नागनाथ मंदिर का महत्व इस बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी महत्वपूर्ण त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में और विशेषकर हमारी पहाड़ की, हमारी उत्तराखंड की, हमारी कुमाऊनी संस्कृति के हैं, वो सभी जो पर्व है उनसे संबंध जितने भी धार्मिक अनुष्ठान है वो इसी नागनाथ मंदिर परिसर से संचालित होते हैं। और इस तरीके से ये मंदिर यहाँ की धार्मिक आस्था से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। और इस मंदिर की एक और खास बात यह है, जैसा कि अभी रावल जी ने भी बताया, कि ये मंदिर हमारे जो पर्वतीय काष्ठ कला है ये उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। पुरातन वास्तुशैली पूरा जो प्राचीन वास्तुशैली है आप देख सकते हैं। ये यहाँ पर जो ये स्तंभ है इस तरीके से जो क्षैतिज रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं ये फूल पत्तियों का अंकन किया गया है। और अगर दरवाजे के भीतरी हिस्से में देखें तो आप देख सकते हैं जो ये ऊपर का हिस्सा है, ये द्वार ऊपर की जो शाखा है, क्षैतिज शाखा, इसमें इसके ललाट जो बिंब है इस पे गणेश का अंकन किया गया है जो चतुर्भुजी मुद्रा में है। और आप अंदर देख सकते हैं ये नागनाथ, सिद्ध नागनाथ बाबा की समाधि। और इसका आप देखेंगे तो ये भी पूरे काष्ठ कला से बना हुआ है। इसके आप द्वार को देखेंगे और द्वार में आप द्वार शाखाओं में आप अलंकरण देख सकते हैं। ये 1 2 3 त्रिशाखाओं में ये बना हुआ है और इसमें भी फूल पत्तियों का अंकन है। और लकड़ी में ऐसी संरचना, ऐसी आकृति बनाई गई है जो हम यहाँ के नौलों मंदिर अथवा किलों में जो हमारे पाषाण स्तंभ है जो यहाँ के स्थानीय पत्थरों से बनाए जाते थे, हूबहू वैसी आकृति को बड़े ही कुशलता पूर्वक इसमें उकेरा गया है। तो ये बहुत खास बात है इस नागनाथ मंदिर परिसर की। पर्वतीय कास्ट और प्रस्तर शैली में बना ये मंदिर, इसके अगर हम शिखर को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये ऊपर भी ये लकड़ी और पत्थरों की सहायता से बहुत कुशल तरीके से नक्काशी करके बनाया गया है। और जो इसका सम्मुख जो है भाग, उसमें आप देख सकते हैं उसमें भी चतुर्भुजी गणेश है। और उसकी जो दूसरी तरफ का जो है आप वहां पे देख सकते हैं एक अन्य सिद्ध देव की एक प्रतिमा वहां पर भी बनाई गई है बहुत खूबसूरत तरीके से। और चूंकि मंदिर अपने मौलिक रंग में नहीं है लेकिन
यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा प्रयास करके जो है इस मंदिर की इस तरीके से इसकी देखभाल की गई है, इसका संरक्षण किया गया है, जो प्रशंसनीय नागनाथ है। बाबा के बारे में एक प्राचीन वंशावली में यह भी लिखा है कि राजा से नागनाथ नाम वाले कनफटे जोगी ने कहा कि जहां तक उनके नाथ का शब्द होगा वहां तक कोई भी शत्रु खड़ा नहीं रहेगा और देश पर विजय होगी। एक अन्यत्र जगह पर्वती भाषा में यह लेख है कि नागनाथ जोगी द्वार बैठियो छियो, जोगी ले अपनो बानो, सेलीनाथ भगुआ कपड़ा करी, कीर्ति चंद का 700 कटक करा, यो कयो कि जा तक नाथ को शब्द सुना लेता तक मुल्क फतह हुई, तेरो राज्य होई जालो, राजा मुल्क सर करणासु लगाई दियो, राजा ले पहली 24 मारी, फिर सालम मारो, फलदा कोट ऊंचा कोट धनिया कोट मारा, कोटैली छकाता कोटा मारी, 12 मंडल पछो मारी, गढ़ मारी, गढ़ को राजा भाजी बेर दुमाक गयो, जोगी का प्रभाव ले कैले ठाड़ी न करी, फिर गढ़ को राजा बुलाई, वी को राज्य दियो और वी का सिर सुनु को कर ठहरायो। अर्थात नागनाथ बाबा राजद्वार पर बैठे थे। बाबा ने अपने कपड़े भगवा रंग में रंगाए और राजा कीर्तिचंद की 700 फौज इकट्ठी की। यह कहा कि जहां तक बाजे का शब्द सुनाई देगा वहां तक राज्य उसका होगा। राजा को मुल्क फतह करने को भेजा। राजा ने पहले चौबेसी जीता, फिर सालम, फलदा कोट, ऊंचा कोट, धनिया कोट पर अधिकार किया। कोटोली, छकाता, कोटा, 12 मंडल व पाली पछाव पर भी विजय पाई। गढ़वाल को भी सर किया। गढ़ का राजा भागकर छिप गए। बाबा जी के प्रभाव से कोई राजा के सामने ना ठहर सका। फिर गढ़वाल के राजा को बुलाकर उनका राज्य उन्हें वापस दिया और सोना राज्य कर देने को बाध्य किया। ये थी नागनाथ बाबा की महिमा। तो आइए अब इस नागनाथ बाबा के धाम में एक महत्वपूर्ण स्थान की ओर हम लोग चलते हैं। जैसा कि यहाँ के पुजारी श्री तरुण रावल जी ने हमको बताया कि उस स्थान में राजा के द्वारा स्थापित देव प्रतिमाएं हैं, देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं जो यहाँ पर स्थापित की गई। और उन प्रतिमाओं को अगर आप देखेंगे तो बहुत ही कुशल तरीके से उन प्रतिमाओं को बनाया गया है और बहुत सुंदर उसमें भाव भंगिमाएं हम देख सकते हैं देवी देवताओं की। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो अपने पूर्व समय में जो मंदिर रहा होगा उसके भी कुछ भाग, कुछ हिस्से अभी भी इस मंदिर के प्रांगण में मौजूद है जो इस मंदिर के बहुत सालों पुराने होने की गवाही देते हैं। तो आइए चलते हैं उस क्षेत्र की ओर। यहाँ पर जो ये देवताओं की स्थापना की गई है मुख्य रूप से काली माता की और भैरव बाबा की। जो ये देवी देवता हैं ये राजा के द्वारा ही ड्यूटी से स्वयं जब राजा अपने संग ड्यूटी से यहाँ आए शासन करने के लिए तो स्वयं अपने संग देवी देवताओं को भी लाए जिससे कि उनकी छत्र छाया उन पर हमेशा बनी रही। ये स्वयं देवी देवता जो थे राजा के ही थे, राजा के द्वारा ही इनकी स्थापना की पुरातन शैली में। मगर उसके उपरांत जो हमारे क्षेत्र में थे गोरखाओं और रोहिंग्याओं का मतलब आक्रमण काल कुछ टाइम रहा, उन्हीं के द्वारा मतलब हमारे क्षेत्र के समूचे मंदिरों को खंडित किया गया, यहाँ की पुरातन वास्तुकला को नष्ट किया गया। उन्हीं के द्वारा ही मतलब यहाँ भी थोड़ा नुकसान इस मंदिर को पहुँचाया गया जिससे कि मतलब जो ये पुरानी हमारे राजा के द्वारा स्थापित करी गई मूर्तियाँ हैं ये खंडित हुई, उनको नए रूप में यहाँ पर फिर से प्रतिस्थापित किया गया जैसे कि आप देख रहे होंगे। और इनकी समूचे क्षेत्र में बहुत ही मान्यता है। कहा जाता है कि हमारे मुख्य रूप से जो काली माता है उनका मूलतः स्थान भी यहीं नागनाथ ही माना जाता है, मूल स्थान कहा जाता है देवी देवताओं का। और हमारे समूचे क्षेत्र की उन पर गहरी आस्था है। तो आप देख सकते हैं ये वो पूजा अवशेष है जो हमारे उत्तर भारत की नागर शैली में जो मंदिर बनाए जाते थे उसका एक ये प्रमुख भाग है। यहाँ पर ये चूंकि इसमें एक सीमेंट की यहाँ पे एक परत सी चढ़ गई है जिस कारण ये स्पष्ट हमको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये इस चीज का ये सबूत है, ये इस चीज की गवाही देता है कि यहाँ पर एक मंदिर अपने भव्य स्वरूप में जरूर रहा होगा। नागनाथ मंदिर ये इतिहास के चंपावत के इतिहास के अध्ययन के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक केंद्र है, क्योंकि यहाँ की दीवारों पे और यहाँ के जो परिसर में एक अष्ट धातु का घंटा है उसमें एक ऐतिहासिक लेख अभी तक विद्यमान है। घंटे में जो लेख है वो भी अभी भी काफी हद तक पढ़ा जा सकता है
और हमें जैसा कि श्री तरुण रावल जी ने हमें उस घंटे के यहाँ पे दर्शन कराए, जो अभी फिलहाल इसको भी मरम्मत इसकी होनी है, इसको भी संरक्षित किया जाना है। तो आप देख सकते हैं इस घंटे को, ये वो अष्ट धातु का घंटा है इस मंदिर का, जो यहाँ के इतिहास की एक महत्वपूर्ण जानकारी देता है। ये फागुन सुदी और ये बुधवार ये तिथि इसमें दी गई है, तो हम कह सकते हैं कि ये इतने सालों पुराना ये घंटा, लगभग 700 से 800 साल। और इसमें एक और यहाँ पे नीचे वाली जो पंक्ति है उसको भी अगर हम यहाँ पे देखें तो हम इसमें देख सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जोगा स्वर्णकार, और ये चंपावत राजधानी समीपे मल्ली हाटे, थोड़ा सा यहाँ पे स्पष्ट है, निवसस्तु नागनाथ। बहुत वक्त हो गया है इसलिए कहीं कहीं ये अस्पष्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसके आगे का उतना स्पष्ट तरीके से पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी काफी महत्वपूर्ण ये एक ऐतिहासिक साक्ष्य है हमारे पास, यह बताने के लिए कि ये मंदिर, ये क्षेत्र कितने सालों पुराना है। और इसके अतिरिक्त एक दीवार में भी लेख है, तो आइए उसको देखते हैं। ये जो लेख है, यह पुरातन लेख है, इसमें जैसा आप देख रहे होंगे, पढ़ने में फिलहाल अभी नहीं आ रहा। जो आप देख रहे हैं इस मंदिर का ये हिस्सा, ये सामने वाला हिस्सा, तो जो ऊपर जो तल है इसका, इस तल में ऊपर एक तख्ती लगी हुई है जिसमें न्याय पंचायत लिखा हुआ है। वो अभी दिख नहीं रही है क्योंकि इस मंदिर का थोड़ा जीर्णोद्धार हुआ है। ऊपर इसमें एक छत दी गई है जिसके कारण वो अभी दिख नहीं रही है तख्ती। तो हम यहाँ पे जानना चाहेंगे श्री रावल जी से कि ये न्याय पंचायत, क्या इसको न्याय पंचायत भवन के रूप में प्रयोग किया जाता था? पुराने वक्त में जिस टाइम पे ये हमारे पुलिस वगैरह और ये जो अन्य सरकारी जो संस्थाएं हैं, ये जो कानून का मुख्य रूप से ध्यान रखती हैं, वो वगैरह नहीं होती, तो उस जमाने में मंदिर का जो मुख्य रूप से जो ये हिस्सा है और जिसमें ये नई भूमिका बाहर ये बनाया गया है, इस हिस्से को मुख्य रूप से पंचायत के रूप में भी, और ऊपर की जो बिल्डिंग है उसको भी पंचायत के रूप में, जो समाज की जो दिक्कत थी यहीं बैठ के पंचों के द्वारा और समाज के वरिष्ठ नागरिकों और राजाओं के द्वारा यहाँ पर उनको सॉल्व भी किया जाता था। उनकी मतलब जो परेशानी थी उनका यहीं पर ही निवारण किया जाता है। जी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि ये जो मंदिर परिसर है इसका कालांतर में न्याय पंचायत के रूप में भी प्रयोग होता था। और जितने भी हमारे ये पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण गुण राजा का न्याय माना गया है। और यहाँ पे जितने भी हमारे लोक देवता है, वो उसमें से कई देवता ऐसे हैं जो न्यायकारी देवता के रूप में माने जाते हैं। और यहीं पे इस मंदिर के समीप ही गोलजू देवता का मंदिर है, जो यहाँ के एक बहुत महत्वपूर्ण लोक देवता है और बहुत श्रद्धा है। और इस मंदिर तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि नागनाथ मंदिर जो परिसर है, इसकी धार्मिक महत्ता के साथ साथ इसकी एक ऐतिहासिक महत्ता भी है। जिस तरीके से यहाँ पे हमको लेख मिलते हैं घंटे में और दीवारों पे, उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज है वो है यहाँ की स्थापत्य कला। स्थापत्य कला अगर हम देखें, ये आप देख सकते हैं, जो इसका जो ये भवन बना हुआ है, ये लकड़ी और पत्थरों से बनाया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से। और इसके अगर आप जो इसका क्षैतिज स्तंभ है, अगर आप इसको देखें तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें एकदम मध्य जो भाग है, इसका जो ललाट बिंब है, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हनुमान जी का अंकन किया गया है, और जिनके हाथ में पहाड़ है, जिनकी पूंछ हम देख सकते हैं। और इतनी बारीकी से लकड़ी में नक्काशी की गई है जिसके बारे में सोच के भी आश्चर्य होता है। और उसके बगल में जो स्तंभ है, दाएं और बाएं, वहां देख सकते हैं आप, फूल पत्तियों का अंकन किया गया है। और गणेश, ये हनुमान जी की जो आकृति बनी है, उसके जस्ट बगल में जो दाएं हाथ की तरफ जो स्तंभ है क्षैतिज, अगर आप वहां पे देखेंगे तो भैरव बाबा की आकृति यहाँ पे बनी है, जिनके समीप में एक कुत्ता है और उनके हाथ में आप खड्ग देख सकते हैं, उनके हाथ में आप त्रिशूल देख सकते हैं। और उसके हम थोड़ा सा उसके बगल में चले तो हम देख सकते हैं वहां पे गणेश जी की प्रतिमा का अंकन किया गया है लकड़ी में।
काष्ठ कला का एक अनुपम उदाहरण है। और गणेश जी जिनकी सूंड जो है हम देख सकते हैं और उनके हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है उनको भी हम देख सकते हैं। और उसके बगल के स्तंभों में भी हम फूल पत्तियों का जो अंकन किया गया है उसको देख सकते हैं। और अगर इसके ऊपरी हिस्से में देखें जहां हमें खिड़कियां दिखाई दे रही है, आप वो भी देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से जो है इन खिड़कियों में अलंकरण किया गया है। लकड़ी में इस तरीके से चीजें होना ये अपने आप में एक आश्चर्यजनक बात है और यही विशेषता है इस पहाड़ी काष्ठ कला की। प्रवेश द्वार है जहां से हम नागनाथ बाबा की समाधि की ओर जाते हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से लकड़ी में अलंकरण किया गया है। और एक दो तीन चार 5 शाखाएं इसमें है। इसमें भी सामान्यतः बहुधा फूल पत्तियों का अंकन किया गया है। लेकिन जो एक खास बात है जो हम देखते हैं यहाँ पे कई जो मंदिर है, यहाँ से अगर हम इसको देखें, यहाँ पे कई मंदिर हैं जिनके दरवाजों में जो है द्वारपाल की आकृति बनाई गई है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें थोड़ा करीब से या फिर इस तरफ देखें तो यहाँ पर दरवाजों में पालों के अलावा यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हनुमान जी का अंकन किया गया है बहुत खूबसूरत तरीके से। चूंकि अपने ओरिजिनल रंग में नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको देख सकते हैं कि हनुमान जी का यहाँ पे अंकन किया गया है। उनकी पूंछ, उनके हाथ में पहाड़ को हम देख सकते हैं। तो ये एक बहुत खास विशेषता है यहाँ के इस मंदिर की। और ज्यादातर मंदिर चंपावत क्षेत्र में जो चंद राजाओं के द्वारा बनाए गए वो अमूमन पत्थर के बने हैं, पाषाण के बने हैं। लेकिन ये मंदिर अपने आप में इसलिए विशेष है क्योंकि इस मंदिर में काष्ठ कला का बहुत बेहतर तरीके से प्रयोग हुआ है जो इस मंदिर की भव्यता में 4 चांद लगा देता है। तो दोस्तों ये था नागनाथ मंदिर, इस मंदिर का इतिहास और कौन थे नागनाथ बाबा, क्या उनके चमत्कार थे और चंद शासक कीर्तिचंद्र से वो किस तरीके से जुड़े थे। इन तमाम चीजों को आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा और साथ ही देखा कि इस मंदिर का कितना हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है, इस मंदिर की स्थापत्य कला कितनी महत्वपूर्ण है, यहाँ के धार्मिक क्षेत्र के रूप में किस तरीके से ये जुड़ा हुआ है। और साथ साथ जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज जो हमको ध्यान देना है वो ये कि जो ऐसे मंदिर है, ऐसे मंदिरों की हमको जानकारी होनी चाहिए। इस मंदिर का जो चंपावत से इतिहास जुड़ा हुआ है हमको उसकी जानकारी होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज इस मंदिर परिसर में जो लेख है, चाहे वो घंटे में हो चाहे वो दीवार में हो, ऐसे लेखों को सुरक्षित रखना ये हमारी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि कल के दिन इस क्षेत्र का अगर हमको इतिहास जानना है या उत्तराखंड का इतिहास हमको जानना है तो ऐसे लेख हमारी बहुत सहायता कर सकते हैं। और आने वाले लोग जो इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, जो अध्ययन करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे ऐतिहासिक दस्तावेज या ऐसे ऐतिहासिक अभिलेख सुरक्षित रह सके ताकि वो और बेहतर तरीके से उनका अध्ययन कर सके और बेहतर जानकारी हम लोगों के सामने रख सके। तो एक बार बहुत बहुत धन्यवाद इस YouTube चैनल को देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।